शब्दांजलि प्रोग्राम शुरू करने के बाद अभी तक इसका कंटेंट बनाने में केवल किसी एक व्यक्ति की भूमिका होती थी, जिसके चलते कभी कभी कंटेंट का दायरा सीमित हो जाता था और दर्शक तक हमारी पहुंच कठिन हो जाती थी। अब इसका दायरा बढ़ाने में हमारे दर्शक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हमारे दर्शकों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसीलिए आज का हमारा ये एपिसोड दर्शक द्वारा पूछे गए नए शब्दों पर आधारित है। आगे भी हम आपके द्वारा पूछे गए शब्दों को शामिल करते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ऐसे शब्द जिन पर आपका सामान्य भाषा में अपनी समझ विकसित करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड और लेते हैं आज का पहला शब्द जो दर्शक मोनिका रघुवंशी जी द्वारा पूछा गया है। आज का पहला शब्द है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। क्रय प्रबंधक सूचकांक या परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स एक आर्थिक संकेतक है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत को मापता है। इसे विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधि को समझने के लिए यूज किया जाता है। पीएमआई मुख्यतः नए ऑर्डर, इन्वेंट्री स्तर, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और रोजगार के अवसर पर काम करता है। इसलिए पीएमआई को व्यावसायिक गतिविधि मापने वाला बैरोमीटर भी कहा जाता है। यह इंडेक्स कंपनी के निर्णयकर्ताओं, विश्लेषकों और निवेशकों को वर्तमान एवं भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में सजग करने का काम करता है। पीएमआई को 0 से 100 तक के सूचकांक पर मापा जाता है, जिसमें 50 से ऊपर का आंकड़ा अच्छी जबकि इसके नीचे का आंकड़ा संकुचन को दिखाता है। आज का दूसरा शब्द दर्शक विवेक तिवारी जी द्वारा पूछा गया एंजल टैक्स है। एंजल टैक्स जब स्टार्टअप कंपनियां बनाई जाती हैं तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड जुटाती हैं, जिसके लिए पैसे देने वाली कंपनी या संस्था को शेयर जारी किए जाते हैं। अक्सर ये शेयर तय कीमत की तुलना में काफी ज्यादा कीमत पर जारी किए जाते हैं, जिससे अतिरिक्त राशि की इनकम होती है। स्टार्टअप्स को इस तरह मिली राशि को एंजल फंड कहते हैं। इस इनकम पर जो टैक्स लगता है उसे एंजल टैक्स कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ही एंजल टैक्स को 2012 में शुरू किया गया था। स्टार्टअप्स को एंजल टैक्स के तौर पर 30.9% टैक्स चुकाना पड़ता है। हमारा तीसरा शब्द भी एक दर्शक द्वारा पूछा गया हाइब्रिड टेररिज्म है। हाइब्रिड टेररिज्म, सबसे पहले यहाँ बता दें कि हाइब्रिड आतंकवादी भी एक टर्म होता है जिसमें ऐसे आतंकवादी शामिल होते हैं जो हमले करते हैं और फिर अपने नियमित जीवन में वापस आ जाते हैं। अब बात हाइब्रिड आतंकवाद की करें तो इसमें ऐसा आतंकवाद शामिल होता है जिसमें पारंपरिक आतंकवादी तरीकों को नई प्रौद्योगिकियों और रणनीति के साथ जोड़कर आतंक फैलाया जाता है। इस तरह की गतिविधियों में ऐसे स्थानीय व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो औपचारिक रूप से किसी भी आतंकवादी संगठन से जुड़े नहीं हैं, लेकिन कट्टरपंथी हैं और हमले करने के लिए प्रेरित होते हैं। आज का चौथा शब्द ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर वैभव विश्व भारती जी द्वारा पूछा गया है। ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर जल संसाधनों के लिए मानव निर्मित बुनियादी ढांचे को संदर्भित करता है। ये आमतौर पर जल प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण का हिस्सा होता है। ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्यान्वयन बड़े व्यास पाइप, भंडारण सुविधाओं या पंप स्टेशनों के साथ जल निकासी नेटवर्क को अपग्रेड करना, शहरी प्रबंधन में बाढ़ को कम करने के लिए समाधान के तौर पर यूज किया जाता है। कुल मिलाकर ये एक बड़ी सिविल इंजीनियरिंग परियोजना है जिसका उद्देश्य महानगरीय क्षेत्रों में बाढ़ को कम करना और जल प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करना है। हेवन टैक्स कंट्री, आज का पांचवा शब्द राहुल कुमार जी द्वारा पूछा गया है। हेवन टैक्स कंट्री उन देशों को कहते हैं जहां अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम टैक्स लगता है या बिल्कुल टैक्स नहीं लगता। ऐसे देशों में टैक्स के अलावा भी बहुत सी गतिविधियां चलती हैं। दरअसल दुनिया में बहुत सारे कॉर्पोरेट टैक्स हेवन देश हैं जहां पर कंपनियां और लोगों पर लगने वाला टैक्स बहुत ही कम या ना के बराबर है। ये देश अक्सर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए टैक्सों में छूट प्रदान करते हैं। हेवन टैक्स कंट्री का उपयोग अक्सर टैक्स चोरी और आर्थिक अपराधों के लिए किया जाता है। आज का छठा शब्द संप्रभुता सूरज कुमार जी द्वारा पूछा गया है। संप्रभुता एक राजनीतिक संकल्पना है जो एक राज्य की अपनी नीतियां निर्धारित करने और अपने क्षेत्र के भीतर कानून बनाने की क्षमता को संदर्भित करती है। आसान भाषा में कहें तो संप्रभुता एक राज्य की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का प्रतीक है। संप्रभुता के सिद्धांत के अनुसार सभी राज्यों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होती है, भले ही वे आकार, जनसंख्या या आर्थिक शक्ति में भिन्न हो। इसे आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता में बांटा जा सकता है। आंतरिक संप्रभुता एक राज्य की अपनी नीतियां निर्धारित करने और अपने क्षेत्र के भीतर कानून बनाने की क्षमता को संदर्भित करती है। इसमें नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का अधिकार भी शामिल है, जबकि बाहरी संप्रभुता एक राज्य की अन्य राज्यों के साथ संबंधों को नियंत्रित करने की क्षमता को संदर्भित करती है। इसमें युद्ध और शांति का निर्णय लेने का अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय
संधियों और समझौतों का हस्ताक्षर करने का अधिकार शामिल है। तो ये थे पिछले हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण शब्द। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए शब्दों के साथ और जानेंगे उनके रोचक अर्थ। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।